हेलो, नमस्कार दोस्तों। ट्रिमेंडस स्टडी में यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आपसे एक विनती करना चाहूँगा, इस कोरोना वायरस की भीषण त्रासदी में आप लोग कैसे भी करके जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की रक्षा और उनका संरक्षण करने का प्रयास करें। इससे आपकी और उनको भी अपना अस्तित्व बचाने में बहुत ही सहूलियत महसूस होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों की एक श्रृंखला चल रही थी इकोनॉमी से संबंधित। उसमें हमने पढ़ लिया था पहले अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी, कुछ बुनियादी चीज़ें हमने कल जानने का प्रयास किया था। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे राजकोषीय नीति की, जिसे हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। चलिए फिजिकल पॉलिसी के बारे में पता करते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। आपने देखा होगा कि भारत में कई प्रकार की संस्थाएं हैं, कई प्रकार के संगठन हैं और विभिन्न प्रकार की मशीनीकरण औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं। इन सभी को सुचारू रूप से चलने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, इन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी ये चल सकती हैं और तभी ये सेवा प्रोवाइड करा सकती हैं। तो ये वित्त की व्यवस्था, ये सब प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये कहाँ से इनका व्यवस्था होती है? हाँ, तो ये वित्त की व्यवस्था कहाँ से है? इसके लिए देखिए, गवर्नमेंट, प्रत्येक देश की गवर्नमेंट उन उद्योगों, उन संगठनों, उन संस्थाओं को पैसा मुहैया कराती है, लेकिन ये पैसा आता कहाँ है? देखो, इसके दो राज हैं। कोई भी गवर्नमेंट या तो पैसा देने के लिए इन संस्थाओं को या तो पैसा छापे या फिर पैसे कमाए। कहने का मतलब है, छापना और कमाना दो प्रकार की बातें हैं। छापना हमारा आ जाता है मौद्रिक नीति में। मौद्रिक नीति में ये छापना हमारा आ जाता है, और हमारा जो पैसे की व्यवस्था करना, कहने का मतलब है कमाना, ये हमारा आ जाता है राजकोषीय नीति में। अच्छा, राजकोषीय नीति में यही है कि संस्थाओं को पैसा देना, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं सारी, ये चाहे वो किसी प्रकार की हो, पुलिस हो, आर्मी हो, कोई भी ऐसे ऑफिसर, कर्मचारी संबंधित हो, उनको चलाने के लिए हमें वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है, और उसी का नाम है राजकोष। किसलिए हमें राजकोषीय नीति बनानी पड़ती है? पैसे का प्रबंध कहाँ से करें, तो उसके लिए आज हम पता करेंगे। देखिए, चलो पता करते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के द्वारा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मूल स्थिरता, पूर्ण रोजगार सृजन एवं संसाधनों की गतिशीलता जैसे लक्ष्यों की पूर्ति। राजकीय नीतियों से क्या होता है कि आर्थिक विकास, सबसे पहले हमारा मन में लक्ष्य रहता है कि आर्थिक विकास हो लोगों का, सामाजिक न्याय हो, जिसमें किसी को भी असमानता का ऐसा कुछ ना लगे कि वह असमानता की दृष्टि में है। मूल स्थिरता, इसमें एक लक्ष्य ये भी होता है मूल स्थिरता, कि मूल्य किसी भी वस्तु का ना ज्यादा हो ना कम हो, मूल्य एक स्थिर रहे, इसको हम मूल स्थिरता बोलते हैं। और पूर्ण रोजगार सृजन एवं संसाधनों की गतिशीलता, हमें रोजगार मिले और बेरोजगारी दर कम हो, तो ये भी हमारा लक्ष्य में आता है। संसाधनों की गतिशीलता, कोई भी संसाधन हो उसको कितनी अच्छी तरीके से हम इनोवेशन, मतलब कि नए नए टेक्नोलॉजी लाकर उसको सही तरीके से अपने देश में सुचारू रूप से चला सकें। ऐसे कुछ संसाधनों की गतिशीलता से हम बोलते हैं। नए नए संसाधन बने, नई नई टेक्नोलॉजी आए, उसके लिए भी हम राजकोषीय नीति में से रखते हैं। और इस लक्ष्य की पूर्ति की किससे जाती है? इस राजकोषीय जो नीति होती है उसकी पूर्ति हम 3-4 प्रकार के आयामों से करते हैं। जैसे कि हम कर और कराधान और ऋण, हम कर लगाते हैं, हम कर लेते हैं, हम टैक्स बोलते हैं जैसे हम। कराधान, ये भी एक टैक्स के दायरे में आता है। ऋण, हम ऋण लेते हैं किसी भी संस्था से, और जैसे उपकरण की सहायता से हम ये राजकोषीय नीति का प्रयास करते हैं। और देखिए, राजकोषीय नीति का जो निर्माण होता है वो कौन करता है? वो वित्त मंत्रालय करता है। इस नीति का वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। बजट हमारा कब स्टार्ट होता है? मार्च फरवरी महीने में स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या उपकरण हैं। राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं, सबसे पहले संसाधनों की गतिशीलता, सामाजिक न्याय, मूल स्थिरता और पूर्ण रोजगार सृजन और भुगतान संतुलन एवं संतुलित विकास। ठीक है।
और इसके उपकरण क्या हैं, किस किस से ये राजकोष नीति का प्रबंध किया जाता है, वह है कर एवं कराधान। कर एवं कराधान लागू कर कर भी हम राजकोष नीति का इस उपकरण का हम प्रयोग इसमें करते हैं। दूसरा देखिए सार्वजनिक व्यय। हम सार्वजनिक व्यय करते हैं, हम अपने देश में विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न संगठनों, विभिन्न जरूरतमंद व्यवसायों को हम व्यय करते हैं और हम सार्वजनिक ऋण लेते हैं। हम किसी भी प्रकार का सार्वजनिक ऋण लेते हैं, चाहे वो अपने एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या वर्ल्ड बैंक हो, बहुत सारी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिससे हम सार्वजनिक ऋण भी लेते हैं। बजटीय नीति हम बनाते हैं, हर वित्त वर्ष में हम बजटीय नीति बनाते हैं। और निवेश व विनिवेश, निवेश और विनिवेश से क्या तात्पर्य है? निवेश और विनिवेश से तात्पर्य यह है कि हम प्रत्येक संस्था में कितना निवेश मतलब कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, और विनिवेश मतलब उससे हम किसी भी संस्था या किसी भी व्यापार में किसी कंपनी से हम पैसे निकालते हैं, वो विनिवेश आता है। बंद कर लो। चलिए बात करते हैं उद्देश्य, इसके एक एक उद्देश्य के बारे में करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं संसाधनों की गतिशीलता। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने का प्रयास। हमने कल आपको बता दिया था कि प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं, द्वितीय क्षेत्र कौन से होते हैं, तृतीय क्षेत्र कौन से होते हैं, वो हमने कल बता दिया था। उनके बीच संतुलन बनाने के लिए संसाधनों की गतिशीलता आवश्यक है। उन्हें टेक्नोलॉजी इस प्रकार की हमारे देश में बनाने का प्रयास होना चाहिए। तो जो नई टेक्नोलॉजी लाते हैं वही हमारे इन तीनों क्षेत्रों में हम इन क्षेत्रों में हम संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा आते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या हमारा अर्थ है? नीति के द्वारा कर लागू करती है उच्च वर्ग से अधिक एवं निम्न वर्ग से कम या कोई कर लिया ही नहीं जाता, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। देखिए सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि ऐसी नीति बनाई जाती है जिसमें कि हम देखते हैं कि उच्च वर्ग से अधिक कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, और निम्न वर्ग से कम कर लिया जाता है, या कभी कभी तो ऐसे वर्ग भी होते हैं जिनसे कर लिया ही नहीं जाता है, तो उसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। और सामाजिक न्याय से और एक चीज जान सकते हैं कि लोगों में असमानता कम करना। लोगों के बीच में असमानता को कम करने के लिए हम उन्हें कई प्रकार की सहूलियत दे सकते हैं, उन्हें कई विभिन्न प्रकार की सहायता और उनको व्यय, जैसे कि डीबीटी अगर मान लेते हैं हम, डायरेक्ट डिपॉजिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे लोगों को ये ना लगे कि वह असमानता की दृष्टि में इस भारतवर्ष में निवास कर रहे हैं। तो हम डीबीटी के माध्यम से भी सामाजिक न्याय बनाने का प्रयास राजकोषीय नीति के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूल स्थिरता। मूल स्थिरता को बनाए रखना जिससे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को कम रखा जा सके। देखिए मूल स्थिरता मतलब है कि अगर ज्यादातर किसी भी वस्तु का मूल्य अगर कम हो जाएगा या किसी वस्तु का मूल्य ज्यादा हो जाएगा तो हम उस स्थिति में इन्फ्लेशन की स्थिति में गुजरते हैं। इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई को। तो इन्फ्लेशन को भी राजकोषीय नीति में देखा जा सकता है। इतना संतुलन बनाए रखें किसी भी वस्तु में, उनकी कीमत में, कि कभी भी हमें मूल्य में अस्थिरता ना देखे, स्थिरता देखे। तो इसमें भी हम राजकोषीय माध्यम से मूल स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं पूर्ण रोजगार सृजन। रोजगार उपलब्ध कराना जिससे बेरोजगारी दर कम हो सके। ठीक है, जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी गारंटी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, स्किल इंडिया, ये सब इसके में आते हैं पूर्ण रोजगार सृजन में। हम इस प्रकार की राजकोषीय नीति बनाते हैं, इस प्रकार ऐसे वित्त की व्यवस्था भी रखते हैं जिससे क्या है कि पूर्ण रोजगार हर एक लोग तक पूर्ण रोजगार पहुंच सके, उन्हें रोजगार उपलब्ध करा सके, कोई बेरोजगार ना रह सके। तो इसे हम पूर्ण रोजगार सृजन बोलते हैं। और अब बात करते हैं भुगतान संतुलन एवं सामाजिक विकास। देखिए किसी भी राष्ट्र में क्या लिखा है कि राष्ट्र के आयात एवं निर्यात में भुगतान संतुलन को बनाए रखना जिससे सामाजिक विकास हो सके। देखिए आयात एवं निर्यात का मतलब ये है कि इतना ज्यादा आयात ना हो सके कि हम टोटल दूसरे पे ही डिपेंड हो जाएं, और इतना निर्यात भी ना हो सके जिससे कि हमारे देश की कंडीशन ही बिगड़ जाए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही चौपट पड़ जाए। इतना निर्यात भी ना हो सके कि देश की आवश्यकताएं तो पूर्ति नहीं हो पा रही हैं लेकिन हम निर्यात करने में जुटे हुए हैं। तो इनके बीच में संतुलन होना आवश्यक है। तो इस प्रकार का संतुलन होना भी राजकोषीय नीति के माध्यम से हम तय करते हैं, इसको भी बनाए रखते हैं। इससे क्या होता है कि सामाजिक विकास होता है।
हम बात करते हैं उपकरण कि किन किन सहायता से, किन उपकरणों की सहायता से राजकोषीय नीति तय की जा सकती है। वो कौन से उपकरण हैं जिससे ये सारी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। तो हम बात करते हैं पहले उपकरण की, कर एवं कराधान। कर राष्ट्र की आय का स्रोत है। राष्ट्र की आय निर्धारित होती है, इससे सामाजिक न्याय एवं विकास जैसे लक्ष्यों की पूर्ति होती है। देखिए, वित्त की व्यवस्था जो हम बात कर रहे थे, वित्त की व्यवस्था हम कर के ही माध्यम से लेते हैं। कोई वैसा तो है नहीं है कि हम अपने ऑटोमेटिकली तरीके से हमारे पास पैसा आएगा। तो हम इसके लिए कर का व्यवधान करते हैं, हम लोगों से टैक्स लेते हैं, जिसमें दो प्रकार टैक्स आपने सुने होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें अभी एक जो टैक्स लागू किया था वित्त मंत्री ने, जिसका नाम है जीएसटी, जो जीएसटी है वो भी इसमें इसके दायरे में आता है। ठीक है। और हमारा दूसरा तो पढ़ा हमने जीएसटी, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इसमें इसके दायरे में आता है। तो इससे भी हम राजकोषीय नीति का, इसका ये भी एक उपकरण है राजकोषीय निर्धारण करने में। हमारा आता है सार्वजनिक व्यय। आने वाले साल के लिए अपने खर्चों का एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है। इससे पता चलता है कि सरकार किस क्षेत्र में कितना व्यय करने वाली है। देखिए, जब बजट का प्रावधान होता है तो आने वाले वर्ष में सरकार ये प्रावधान करती है कि हमें किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करना है। कोई सेक्टर हो जिसमें सरकार धन का व्यय करती है, उसको निरूपण करती है, तो उसके लिए भी पहले से ही तय किया जाता है कि वहां पर कितने पैसों की आवश्यकता है और कितना पैसा व्यय होना है। इसके बारे में भी एक बजटीय माध्यम, जब हमारा बजट सत्र चल रहा होता है तब इसका पूरा खाका गवर्नमेंट प्रस्तुत करती है, जिससे कि ये उपकरण भी हमारा राजकोषीय नीति में काम आता है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपकरण की, जिसे हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। सार्वजनिक ऋण क्या होता है, आइए देखते हैं। जब कुल व्यय कुल आय से अधिक होता है, घाटे की पूर्ति करने के लिए ऋण लिया जाता है। देखिए, खर्च करना था हमें सीमित, हमने खर्च कर दिया ज़्यादा। हमारा राजकोषीय पूरा जो हमारा एक तरीके से हमारा राजकोष था और हमारा संचित निधि थी, वह उस तरीके की नहीं थी, मतलब कि उसमें उतना ही धन का प्रावधान था, लेकिन हमने खर्च ज़्यादा कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, हमारा व्यय खर्च से अधिक हो गया, इससे हमें घाटा प्राप्त हुआ। जब घाटा हमें हुआ तो उसके लिए हम उसकी पूर्ति के लिए ऋण का प्रावधान करते हैं। और ऋण हम विभिन्न संस्थाओं से लेते हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं इसके लिए, जैसे कि होती है एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट जिसे NBW कहते हैं। तो ये 3-4 प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती हैं, उनसे हम ऋण लेते हैं, जिसमें हम व्यय ज़्यादा खर्च होता है और खर्च के लिए हम उस अपनी आय को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो यह भी एक हमारा सार्वजनिक उपकरण भी राजकोषीय नीति में अहम रोल अदा करता है। चलिए हम बात करते हैं अब अपने चौथे उपकरण की, बजटीय नीति। बजट नीति के बारे में मैंने बता दिया आपको कि राजस्व का सृजन करने तथा व्यय में वृद्धि करना। राजस्व का सृजन करना, राजस्व की प्राप्ति करना, बहुत विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न लोगों के, बिजनेसमैन और बहुत सारे व्यापार वगैरह में टैक्स लगा के राजस्व का सृजन करते हैं। और व्यय में वृद्धि करना, व्यय मतलब कि खर्च करना विभिन्न सेक्टरों में, विभिन्न जरूरतमंद संस्थाओं में और विभिन्न जरूरतमंद लोगों के विकास के लिए ये जो हम व्यय करते हैं वह बजटीय नीति कहलाती है। इसे भी हम राजकोषीय नीति के इर्द गिर्द मानते हैं। पांचवा हम बात करते हैं निवेश एवं विनिवेश। देखिए, इसमें क्या हुआ है, नए रोजगार सृजन व आय को बढ़ाने के लिए अपनी राजकोषीय नीति में आने वाले वर्ष के लिए कितना निवेश व विनिवेश किया जाए। बात वही है कि नए रोजगार सृजन करना है हमें, और हमें विभिन्न प्रकार के लोगों में कितना हमें खर्च करना है, किन संस्थाओं में कितना सब कुछ खर्च करना है, उसके लिए हमें निवेश की आवश्यकता होती है और विनिवेश की भी आवश्यकता होती है। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, हम कितना इन्वेस्टमेंट किस संस्था में कितना करें, किस व्यापार किस कंपनी में कितना करें कि हमें उससे अच्छी आय प्राप्त हो सके, हम उससे लाभांश प्राप्त करें।
और हम अच्छी तरीके से लोगों में और विभिन्न ज़रूरतमंद लोगों में उसको वितरित कर सकें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और विनिवेश का तात्पर्य है कि किसी भी संस्था में हम अपना पैसा निकालें। सरकार विनिवेश का मतलब को डिसइन्वेस्टमेंट करती है, विभिन्न संस्थाओं से पैसा निकालती है, अपना बाहर निकालती है। जो संस्थाएं डूब रही होती हैं, जो किसी काम की रह गई होती हैं, उसमें भी ये विनिवेश किया जाता है। निवेश देखिए कई प्रकार से होता है। हमें कभी बाहर से भी निवेश हमें मिलता है, इन्वेस्ट मिलता है, जैसे कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जैसे, और विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वो भी होते हैं। तो ये निवेश और विनिवेश का माध्यम है, इसको भी हम राजकोषीय नीति का पालन करते हैं। चलिए, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, उनके उद्देश्य पढ़ रहे हैं हमने, और उपकरण उनके पढ़ रहे हैं कि किससे होता है। अब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति की कुछ सीमाएं भी हैं कि राजकोषीय नीति हम जो बनाते हैं उसमें किन किन सीमाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके बारे में विचार हमें करना चाहिए। पहला हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पहला है नीति की आवश्यकता लागू होने तथा प्रभावी होने में काफ़ी समय का लग जाना। देखिए, एक ये भी कंडीशन प्रभावित करती है कि नीति तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन उसको लागू और उसे प्रभाव मतलब उसका प्रभाव दिखने में काफ़ी समय लग जाता है। नीतियां तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर बहुत ही विलंब का सामना करना पड़ता है। सरकार ज़्यादातर इसमें फैली होती दिखती है। और दूसरा इसमें बात करते हैं सरकार के लोक लुभावन कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कारण व्यय में वृद्धि, जिससे प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, सरकार ज़्यादातर क्या होती है कि ऐसे टाइम पर ऐसे प्रभाव पर ऐसे लोक लुभावन कार्यक्रमों का लालच देती है सत्ता हासिल करने के लिए। तमाम प्रकार के लोक लुभावन चीज़ें ज़्यादातर प्रसारित की जाती हैं कि हम इतना डेवलपमेंट करेंगे, हम इतना व्यापक चीज़ें हम समाज अपने भारत या अपने देश में लेकर आएंगे, जिससे लोगों को सहायता प्राप्त होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोक लुभावन मुद्दे हम अपने रखते हैं लोगों के सामने। इसमें क्या होता है कि फालतू का व्यय में वृद्धि होती है, खर्च में वृद्धि होती है, जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारा आय हो नहीं रही है और हम व्यय किए जा रहे हैं, तो इससे प्रतिकूल प्रभाव होना लाजमी है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना लाजमी है। चलिए, अब हम तीसरा कारण पढ़ते हैं। राजकोषीय नीति में अधिक विस्तारवादी रुख से सरकार निजी क्षेत्रों को दुष्प्रभावी बना सकती है। देखिए, हमने टैक्स का इतना टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया कि निजी क्षेत्र जो है वह भी टैक्स देने में हिचकिचाने लगता है। टैक्स का सीमित दायरा बनाए रखने के लिए हमें उस तरीके का उस प्रभाव दिखाना चाहिए, जिससे कि हम टैक्स की उतना ही मात्रा प्राप्त करें। और हाँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। विभिन्न राज्य अपने सीमा शुल्क वगैरह लगाकर इस तरीके की नीतियां अपनाते हैं, जिससे कि निजी क्षेत्र को काफ़ी हानि होती है और वह ज़्यादातर सरकार से खुश नहीं रहते हैं। तो ये भी है, राजकोषीय नीति में अधिक विस्तारवादी रूप से सरकार निजी क्षेत्र को दुष्प्रभावी भी कर सकती है। चौथा हम बात करेंगे, राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन प्रशासनिक कुशलता पर निर्भर करता है। देखिए, इन सारी चीज़ों को अभी तक हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्या ये एक तरीके का संभव है कि कोई अकेली गवर्नमेंट अपने मंत्रिमंडल जो उसका है उसको सम्मिलित करके ये सारी चीज़ें अकेले बना सके? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है कि प्रशासनिक कुशलता होनी आवश्यक है। विभिन्न वर्ग के जो हैं अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े हुए सचिव और प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह जब तक कि इसके बारे में एक सामूहिक रूप से रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक क्या है कि हम इस प्रकार की राजकोषीय बनाने में बहुत ही पीछे होंगे और राजकोषीय नीति हम बनाने में काफ़ी असमर्थता का सामना करेंगे। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति एक देश की वित्त की व्यवस्था और पैसा कमाने का और खर्च करने का, लोगों को सुविधाएं देने का, लोगों की सहायता करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। इसको बड़े हिसाब से बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ भी प्रकार की देखो, इकोनॉमी बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट। इसमें हम बहुत सारे तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं। क्या कि वीडियो में फेस टू फेस आपको समझाने में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन रियलिटी ये है
कि इसको आप जब तक गंभीरता से समझने का एक एक शब्द का प्रयास नहीं करेंगे, इकोनॉमी आपकी समझ में नहीं आएगी। मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे भी और अच्छी अच्छी वीडियो इससे संबंधित मैं लाता रहूँगा। हर एक सब्जेक्ट की आपको वीडियो दूंगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना है। और धन्यवाद। जीवन की रक्षा करें। धन्यवाद।